के गुरु नेट जेआरएफ में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था होमोनिड्स के एवोल्यूशन के बारे में, और उसके पिछले वीडियो में देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो होमोनिड्स थे, उन्होंने किस तरीके से पत्थरों का उपयोग करके अपने जीवन को आसान बनाया, इसी की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। यानी कि आज के हम वीडियो में बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। और बेसिकली स्टोन एज में भी जो बात होगी वो पैलियोलिथिक एज के इर्द गिर्द ही होगी। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते वीडियो में और बात करते हैं साक्ष्य के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री अर्थात प्राक इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आद्य इतिहास, और हिस्टोरिकल हिस्ट्री अर्थात ऐतिहासिक इतिहास। तो अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो ये वैसा इतिहास है जिसके बारे में जानकारी के लिए कोई भी स्रोत लिखित उपलब्ध नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री वैसा इतिहास होता है जिसके बारे में जानने के लिए लिखित स्रोत तो उपलब्ध है, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और हिस्टोरिकल हिस्ट्री वैसा इतिहास होता है जिसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है, और उसी स्रोत के आधार पे हम उसके बारे में जान पाते हैं। तो अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल अभी हमारे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को लिया जा सकता है। और प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसमें पूरा स्टोन एज आ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में ही बेसिकली बात करेंगे। तो अगर हम प्री हिस्ट्री को विभाजित करें तो इसको बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: पैलियोलिथिक एज यानी कि पूर्ण पाषाण काल, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज यानी कि उत्तर पाषाण या फिर नव पाषाण काल। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग नव पाषाण काल की ही बात करेंगे, और ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। तो चलिए नव पाषाण काल के पार्ट 1 में हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के डिवीज़न के बारे में। तो दोस्तों, पैलियोलिथिक एज को भी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम फ्रेम है वो 2.5 लाख से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता नहीं है। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक आता है। और अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक आता है। तो अगर हम पैलियोलिथिक एज के बारे में जानने के स्रोत की बात करें तो ये बेसिकली आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर सोर्सेज की बात करें तो बेसिकली सोर्सेज 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजी यानी पुरातात्विक स्रोत और लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल स्रोत ही उपलब्ध है, और इस आर्कोलॉजिकल सोर्स में भी बेसिकली स्टोन टूल्स, बोन एंड एंटिलस, एनिमल फॉसिल्स, मेनली ये सब काफ़ी बड़े पैमाने में पाए गए। उसमें भी जो सबसे बड़ा चंक है वो स्टोन टूल्स का है। बोन और एंटिलस, एनिमल फॉसिल्स यानी कि जानवर का जीवाश्म, ये सब कम पैमाने में पाए गए। और पेंटिंग और ह्यूमन रिमेन्स तो एकदम रेयर ही पाया गया, मतलब ये बहुत ही कम। और उसमें भी अगर ह्यूमन रिमेन्स की बात करें तो ह्यूमन रिमेन्स सिर्फ और सिर्फ एक जगह से पूरे पाषाण काल में मिला, और वो था हथनौरा से, जो होमो इरेक्टस वर्ग का था। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पैलियोलिथिक एज में औजार उपकरण बनाने में मानव किस वस्तुओं का उपयोग करते थे, तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। मटेरियल की बिंदु पे बात करें तो बेसिकली स्टोन और बोन और एंटिलस का ये लोग उपयोग करते थे। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक में ये बेसिकली क्वार्टजाइट स्टोन, कैल्सिडोनी स्टोन और सैंडस्टोन का उपयोग करते थे। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो वहाँ पे जितने भी यानी कि क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन के साथ साथ लोग पेबल, चर्ट और अगेट का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिए। अपर पैलियोलिथिक एज में आकर मानव स्टोन, बोन और एंटिलस के चीज़ों को बनाना शुरू किए। और पत्थर की बात करें, अगर स्टोन की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक में जितने भी स्टोन थे यानी क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, इसके अलावे जो मध्य पैलियोलिथिक एज के जितने भी चीज़ थे जैसे कि पेबल, चर्ट, अगेट, उसके साथ यहाँ पे एक नया स्टोन जो आया वो था फ्लिंट। अगर हम टूल्स की बात करें
तो पैलियोलिथिक एज में क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन का उपयोग करके बेसिकली हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और डिस्क्वाइड कोर जैसे टूल्स को बनाया जाता था। मिडिल पैलियोलिथिक एज में लोअर पैलियोलिथिक एज के हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और डिस्क्वाइड कोर के साथ साथ फ्लैग टूल्स और कोर टूल्स को भी बनाया जाने लगा। और अपर पैलियोलिथिक एज में आकर इन सब टूल्स के साथ साथ स्क्रैपर, बोरर और ब्यूरिन को भी बनाया जाने लगा। दोस्तों, अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पूरे लोअर पैलियोलिथिक एज में कहीं से भी पेंटिंग का साक्ष्य नहीं मिलता है। मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी पेंटिंग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज में आके पेंटिंग का साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यूजीसी नेट 2022 में यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अपर पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग का जो साक्ष्य मिलता था वो किस प्रकार का था। तो दोस्तों, अपर पैलियोलिथिक एज में आके पेंटिंग की शुरुआत होती है और ये जो पेंटिंग हुआ करता था ये बेसिकली गुफाओं के दीवारों पे आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा किया जाता था। और इस पेंटिंग की विषय वस्तु क्या थी? तो अगर हम लोग विषय वस्तु की बात करें तो पेंटिंग में बेसिकली प्राकृतिक और प्रकृति के दृश्यों को बनाया जाता था। इसके अलावा मानव और मानव के क्रियाकलाप जैसे कि पशु आखेट करना, शिकार करना, इन्हीं सब चीज़ों को बेसिकली विषय वस्तु के रूप में अपनाया गया था। और आर्कोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चित्रकारी को कहा गया रॉक पेंटिंग या केव पेंटिंग। अगर हम लोग अपर पैलियोलिथिक में पेंटिंग के प्रमाण की बात करें तो सबसे पहला पेंटिंग का प्रमाण भीमबेटका से मिलता है जो एमपी में है। वीएस वाकनर महोदय को सबसे पहले यहाँ से पेंटिंग का साक्ष्य मिला और भारत में भीमबेटका जो है ये पेंटिंग का सबसे पुराना साक्ष्य देता है। और इसके प्राचीनता को ही ध्यान में रखते हुए 2003 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इसके अलावा मिर्ज़ापुर जो मुन्ना भैया से काफ़ी फेमस है, यूपी वाला। इसके अलावा जलगांव पहाड़ी जो महाराष्ट्र में है, चिंतामनुगावी पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी पेंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम लोग पैलियोलिथिक एज में मनुष्य की साक्ष्य की बात करें तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस पर बहुत बार बात कर लिया। एक बार फिर से ये बात करते हैं कि पैलियोलिथिक एज में मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो दोस्तों, हथनौरा जगह से जो होशंगाबाद ज़िला एमपी में पड़ता है, अब इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है, से 1992 में अरुण सुनाकिया को होमो इरेक्टस होमोनिड का एक खोपड़ी मिला। 1987 में सांख्यायन महोदय यहीं से कुछ हड्डियों को प्राप्त किए और उन्होंने अध्ययन में पाया कि ये जो हड्डियाँ उनको मिली ये 1982 में मिले खोपड़ी के मनुष्य की ही है। और आगे के अध्ययन में पता चला कि ये तमाम हड्डियाँ और खोपड़ी एक 28 से 30 वर्षीय युवती का है और ये युवती होमो इरेक्टस वर्ग की थी। अगर इसके क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो 1155 से 1421 सीसी के बीच इसका क्रेनियल कैपेसिटी का वैल्यू निकला। दोस्तों, अगर हम पैलियोलिथिक एज के वातावरण की बात करें तो जैसा कि जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पैलियोलिथिक एज सेनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड के प्लेस्टोसिन इपॉक में आता है और इस दौर में जो तापमान था वो शून्य से भी नीचे था और यही कारण था कि पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा इस समय बर्फ से ढका था। मैदानी भाग में रहना इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अतः मनुष्य जो थे उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र जो बनाया वो बेसिकली हिली एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया, घाटी एरिया यानी कि जो वैली एरिया होता है और पुराने नदी घाटी और पुराने लेक एरिया को अपना निवास स्थान बनाया। इस समय मनुष्य की गतिविधि जहाँ नहीं रही वो था प्लेन एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और नया नदी घाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में मनुष्य का गतिविधि नहीं देखा गया। बेसिकली हिली एरिया, वैली एरिया, ओल्ड रिवर एरिया और ओल्ड लेक एरिया तक ही मनुष्य की गतिविधि सीमित रही। अगर पैलियोलिथिक एज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल स्थलों की बात करें तो सोहन घाटी क्षेत्र, इसको सोहन संस्कृति भी बोला जाता है, ये पाक में है और सोहन संस्कृति का जो स्थल था सोहन, चोंगतुरा, अडियाल और बलबल। इसके अलावा भीमबेटका, हथनौरा, मेहर जो एमपी में है, मिर्ज़ापुर पहाड़ी और बेलन घाटी क्षेत्र जो यूपी में है, लोहंदा नाला जो यूपी में है,
बोरी, नेवासा और जलगांव पहाड़ी जो महाराष्ट्र में है, पतने भदने ये भी महाराष्ट्र में है, मोक्षतला चिंतामनु गावी पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, अतिरम पक्कम और पल्लवरम जो तमिलनाडु में है और मद्रास संस्कृति का स्थल है। ये कोटियार संस्कृति का भी स्थल है और इसको हैंडेक्स कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। पेसरा जो बिहार में है, बिहार के मुंगेर में। इसके अलावा बाद मदुरै, मजानन कारण, गुडियम गुफा ये बेसिकली तमिलनाडु में है और ये मद्रास संस्कृति का स्थल है। इसके अलावा मालप्रभा, घाटप्रभा, हुसंगी और इसामपुर जो कर्नाटक में है और बचवल ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। अगर हम बात करें हुसंगी और इसामपुर की जो कर्नाटक में है, तो ये दोनों पैलेलिथिक एज में टूल्स बनाने का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पैलेलिथिक एज में कहाँ कहाँ से पैलेलिथिक एज का प्रमाण नहीं मिला, तो दोस्तों लगभग सारे भारत के क्षेत्रों से पैलेलिथिक एज का प्रमाण मिला, सिवाय केरल और नॉर्थ ईस्ट के। केरल में कहीं से भी पैलेलिथिक एज से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट का एक अपवाद है, अहोरा खुवाई नदी घाटी जो त्रिपुरा में है, और यहाँ से पैलेलिथिक एज के अपर पैलेलिथिक साइट की खोज हुई। इसके अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई और दूसरे जगह से पैलेलिथिक एज से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अब सवाल है कि इस दौर में मानव के जीवन यापन का आधार क्या था? क्या इस दौर में कोई ठोस अर्थव्यवस्था थी? तो दोस्तों इस दौर में मानव जीवन का जो आधार था वो प्रकृति और जंगलों में मिलने वाले कंद मूल फल, इसके अलावा जीव जंतुओं का शिकार करना। पैलेलिथिक एज में मानव मुख्य रूप से जंगलों और प्रकृति में उपलब्ध फल फूल, कंद मूल आदि का ही उपयोग करते थे। इसके अलावा वो शिकार आखेट के द्वारा अपने भोजन का व्यवस्था करते थे। अगर इस समय की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोई अस्थायी अर्थव्यवस्था नहीं थी और मनुष्य का जीवन घुमंतु वाला था। तो अगर हम सीमाओं की बात करें तो इस दौर में मानव के साथ बहुत सारी सीमाएं थी, जैसे कि ये कृषि कार्य से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, पशुपालन से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, शिल्प उद्योग इस दौर में नहीं हुआ करता था, व्यापार वाणिज्य भी नहीं हुआ करता था। अगर सामाजिक आधार पे इनकी सीमाओं की बात करें तो ये सामूहिकता से बिल्कुल अपरिचित थे। मकान या भवन निर्माण की इनको कोई जानकारी नहीं थी। ये आग के उपयोग से भी अभी तक अपरिचित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की भी जानकारी इनके पास नहीं थी। तो इनका जीवन कतई आसान नहीं था। इसके बावजूद भी ये प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों को अब उपयोग में लाते हुए अपने जीवन को आसान बनने की राह पे चल पड़े थे और आगे चलकर इनका विकास पैलेलिथिक से बढ़ के मेसोलिथिक में होगा और इनके जीवन में और भी ज़्यादा सुधार आएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी के दूसरे पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट साइट्स है उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।